हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर मोशन या गति की स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की स्टडी करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट आज के वीडियो के लिए ज़रूरी हैं, हम सबसे पहले उसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, उसी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको कि आपको आना चाहिए वह होता है नंबर 1, अदिश राशि। अदिश या स्केलर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। तो आप सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि जैसे आप बाज़ार जाते हैं और 5 किलो आटा लेके आते हैं, 5 किलो सब्जी लेके आते हैं, तो आपको इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, 5 किलोग्राम। इसी प्रकार यदि आपसे कपड़ा लाने के लिए बोला जाए तब आप 2 या 3 मीटर कपड़ा ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बाज़ार से 2 मीटर कपड़ा लाते हैं। या यदि आपसे पूछा जाए कि आपने कितनी दूरी तय की है, तो आप बोलते हैं कि बाज़ार तक जाने और आने में लगभग 150 मीटर की दूरी तय की गई है। तो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि इस अवस्था में हमें राशियों को व्यक्त करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, मैग्नीट्यूड या परिमाण, जो कि उस राशि का संख्यात्मक मान होता है, और दूसरी चीज होती है उस राशि का मात्रक या यूनिट, जिसमें वह राशि नापी जाती है। तो क्लियर है, वे राशियां जिन्हें हम केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड और उनके मात्रक के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं या करते हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। 2 मीटर ये लंबाई है, और 150 मीटर यह भी लंबाई है, लेकिन यहाँ पर हमने लंबाई को दूरी के रूप में लिखा है। तो क्लियर है, ये दोनों राशियां भी अदिश राशियां होती हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वह होती है वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है। परिमाण, मैग्नीट्यूड, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका आंकिक मान, केवल परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल है, आपकी ये समझ में आ गया होगा। 5 किलोग्राम ये द्रव्यमान का मात्रक है या मास का मात्रक है। तो द्रव्यमान या मास अदिश राशि है। लंबाई या दूरी ये भी अदिश राशियां हैं। लेकिन आपने पहले क्लासों में पढ़ा होगा कि ये मूल राशियां भी हैं। सामान्यतः जो मूल राशियां होती हैं वह अदिश राशियां होती हैं, लेकिन जो विद्युत धारा है इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि यह एक टेंसर क्वांटिटीज है, जो कि ना अदिश होती है ना सदिश होती है। तो यहाँ तक आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपको आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी इस चैप्टर में। दूसरा जो उसका पॉइंट होता है वह होता है सदिश राशि। सदिश राशि या वेक्टर
क्वांटिटीज। अब क्वेश्चन आता है कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो एक हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक चौराहे पर खड़े रहते हैं और कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आपका स्कूल किस तरफ है, और आप बोल देते हैं यहाँ पे खड़े होके कि मेरा स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर है। तब क्या वह व्यक्ति आपके विद्यालय तक पहुँच पाएगा? तो इसका सही आंसर है कि आपने उसको पूरा उत्तर नहीं दिया है और वह व्यक्ति चारों रास्तों में कंफ्यूज हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आपके विद्यालय तक पहुंचने के लिए। लेकिन यदि आप बोलते हैं कि आपका विद्यालय यहाँ से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर है, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर है, तब क्लियर है वह व्यक्ति आपके विद्यालय तक आसानी से पहुंच जाता है। तो इस कंडीशन में जो आपने बताया है, अब आपने उसके लिए क्या बताया है? तो आपने उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे शो की है, पूर्व या डायरेक्शन या दिशा। आपने उसके लिए एक निश्चित डायरेक्शन बता दी है, दिशा बता दी है। और इसमें आपके पास जो पहले से था 2 ये परिमाण था, मैग्नीट्यूड था, किलोमीटर ये मात्रक था। तो अब आपने यहाँ पर परिमाण मात्रक के साथ डायरेक्शन का भी यूज किया है। तो क्लियर है, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। एक सिंपल मैनोमिक्स है याद करने के लिए, सा ये आया है, सा का मतलब है साथ में दिश, दिश का मतलब दिशा, अर्थात वे राशियां जिनमें दिशा भी दी रहती है। इसी प्रकार आ का मतलब यहाँ पर है अनुपस्थित, दिश, दिश का मतलब है दिशा। तो क्लियर है, वे राशियां जिसमें दिशा नहीं होती है वो अदिश राशियां कहलाती हैं। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक के साथ किसकी आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर होता है दिशा या डायरेक्शन की। जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक के साथ मैग्नीट्यूड व यूनिट के साथ दिशा या डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब आप यहां पर थोड़ा इसको और क्लियर कर लें, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब आप यहां पर इसको देखें जरा कि जब आपने इसको पहली बार बताया था, यहाँ पे जो डिस्टेंस ली थी 150 मीटर दूरी, और यहाँ पर आपने बताया है 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो यहाँ पर भी 2 किलोमीटर पूर्व, अब ये दूरी नहीं है, इस दूरी में डायरेक्शन या दिशा भी
साथ में है और इसे हम दूरी नहीं बोलकर इसे हम विस्थापन बोलते हैं या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो क्लियर है, दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट अदिश राशि है। दूरी में दिशा नहीं होती है जबकि विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने एक इसके लिए इस चैप्टर को समझने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसको आसानी से समझ लिया है। अब हम एक चैप्टर शुरू करते हैं, मोशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मोशन या गति क्या है, विराम की अवस्था क्या है, क्या कोई वस्तु निरपेक्ष विराम की अवस्था में होती है, एब्सोल्यूट रेस्ट की स्टेट में होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट की अवस्था में होती हो। इसकी स्टडी हम बाद में करेंगे। यहाँ पे हमें जो चीज़ पढ़ना है वो हम मेन टॉपिक इसमें से आता है कि वस्तु की अवस्थाएं। पहला टॉपिक है यहाँ पे वस्तु की अवस्थाएं या स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसको पदार्थ की अवस्थाएं नहीं समझें कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। वस्तु की अवस्थाएं किसके आधार पर है? उसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन के आधार पर। यहाँ तक हमें इसकी स्टडी करना है। वस्तु की अवस्थाएं स्थिति में या पोजीशन में परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार की होती है। स्थिति में परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार की होती है। जो उसकी पहली स्टेट होती है वह होती है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट या विरामावस्था, या विराम की अवस्था। और जो दूसरी इसकी स्टेट होती है वह होती है स्टेट ऑफ मोशन या गत्यावस्था या गति की अवस्था। अब क्वेश्चन आता है कि वस्तु की विरामावस्था किसे कहेंगे और गत्यावस्था या गति की अवस्था किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तु की विरामावस्था या स्टेट ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप समझें, कोई एक गाड़ी है, व्हीकल, इस तरह से। क्लियर? ये वस्तु या गाड़ी t=0 मिनट पर जहां पर थी, जहां पर इसको हमने पार्क किया था या जहां पर इसको हमने रोक दिया था वहीं पर है। t=5 मिनट पर भी ये जहां पर थी वहीं पर है। और t=10 मिनट पर भी ये जहां पर थी वहीं पर है। अर्थात इस वस्तु की
अवस्था में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो क्लियर है, यह वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन के आधार पर विराम की अवस्था में रहती है, जिसे हम समय के सापेक्ष परिभाषित करते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु की अवस्था समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, तब उसकी अवस्था को स्टेट ऑफ रेस्ट या विरामावस्था कहते हैं। नंबर 1, जब किसी वस्तु की अवस्था समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, अवस्था समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, तब उसकी अवस्था को हम विरामावस्था कहते हैं या स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन होती है वह होती है स्टेट ऑफ मोशन। ये दूसरी अवस्था है। स्टेट ऑफ मोशन या गत्यावस्था या गति की अवस्था। अब हम पुनः देखते हैं, ये व्हीकल है। अब दूसरी व्हीकल ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी सी। ये दूसरी व्हीकल है और ये व्हीकल या गाड़ी t=0 मिनट पर जिस स्थान पर खड़ी थी वहाँ पर है, और t=5 मिनट पर यह ऑब्जेक्ट या गाड़ी किसी दूसरे स्थान पर या चौराहे पर पहुंच जाती है। क्लियर है। और t=10 मिनट पर यह गाड़ी इस चौराहे से आपके विद्यालय तक पहुंच जाती है। तो क्लियर है, इस वस्तु की अवस्था में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है और यह वस्तु किस अवस्था में है? गति की अवस्था में होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। जब किसी वस्तु की अवस्था में समय के साथ वस्तु की अवस्था में समय के साथ परिवर्तन होता है, तब इसे गति की अवस्था कहते हैं, या तब इसकी अवस्था गति की अवस्था होती है। तब इसकी अवस्था गति की अवस्था होती है। तो क्लियर है, अभी आपने अवस्था के आधार पर, समय परिवर्तन के आधार पर वस्तु कितनी अवस्थाओं में होती है इसकी स्टडी कर ली है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कोई वस्तु विराम की अवस्था में हमेशा रहेगी या कोई वस्तु गति की अवस्था में ही रहेगी? तो इसका आंसर है
कि ये जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं की विराम की अवस्था और गति की जो अवस्था होती है वह एक दूसरे के सापेक्ष ली जाती है, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव, जिसे हम बोलते हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव विथ वन अनादर। अब हम इसकी स्टडी करते हैं कि वस्तु की अवस्थाएं एक दूसरे के सापेक्ष किस प्रकार से होती हैं। अगला पॉइंट है, इसको रफ करते हैं। गति व विराम की अवस्थाएं एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं, रिलेटिव होती हैं। एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं, अर्थात कोई भी जो वस्तु है एक वस्तु के सापेक्ष विराम की अवस्था में हो सकती है, लेकिन यही वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति की अवस्था में हो सकती है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि गति व विराम की अवस्थाएं इसको पहले थोड़ा यहाँ पे लिख लें, इसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं ऐसा कैसे होता है। गति व विराम की अवस्थाएं एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं, यदि कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, यदि कोई वस्तु ऑब्जेक्ट एक्स किसी दूसरी वस्तु या ऑब्जेक्ट, इसको लिख दिया बाई, दूसरी वस्तु बाई, पहली वस्तु एक्स, बाई के सापेक्ष मीन तुलना में, के सापेक्ष विराम की अवस्था में है या विरामावस्था में है, के सापेक्ष विरामावस्था में है, यही वस्तु एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में है, यही वस्तु एक्स किसी तीसरी वस्तु या ऑब्जेक्ट जिसे हम लिखते हैं जेड, व्यक्ति भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, यही वस्तु एक्स पहली वस्तु और जेड तीसरी वस्तु, यही वस्तु एक्स किसी तीसरी वस्तु जेड के सापेक्ष गति की अवस्था में स्टेट ऑफ मोशन
होता है, इसे वस्तु की गति की अवस्था व विराम की अवस्था का एक दूसरे के सापेक्ष होना कहते हैं। इसको रफ कर दिया कि सापेक्ष गति की अवस्था में होता है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल लेते हैं कि माना दो व्यक्ति हैं एक्स व वाई, ये दो व्यक्ति हैं एक्स व वाई, क्लियर है। और ये दोनों वस्तु या ऑब्जेक्ट किसी ट्रेन में है, किसी ट्रेन या बस में ये दोनों व्यक्ति बैठे हुए हैं, तब क्लियर है ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष विराम की अवस्था में रहेंगे। ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष और ट्रेन या बस के सापेक्ष एक दूसरे के सापेक्ष और ट्रेन या बस के सापेक्ष विराम की अवस्था में रहेंगे। ट्रेन के सापेक्ष विरामावस्था में रहेंगे। आप यहाँ पर इस चीज़ को ना समझें कि यदि कोई एक व्यक्ति अपने हाथ से बॉल को उछालता है तो वह उसी व्यक्ति के हाथ में आती है, सामने वाले व्यक्ति के सिर पर नहीं गिरती है। ऐसा जड़त्व के कारण होता है, गति के जड़त्व के कारण होता है। यहाँ पे आप ये ना समझें कि ये इस अवस्था के कारण हो रहा है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में रहेंगे, क्लियर है। अब जो तीसरा व्यक्ति था जेड, और जो तीसरा व्यक्ति है जेड, यह व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, तब इसके सापेक्ष जेड, यह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है और इसके सापेक्ष ये दोनों व्यक्ति और ट्रेन गति की अवस्था में होते हैं। तो क्लियर हो जाता है कि गति और विराम एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। कई बार आपसे पूछा भी जाता है सिद्ध कीजिए कि गति और विराम एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं, तो आप इसको क्लियर कर देते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये दोनों व्यक्ति हैं जो कि ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक और एक दो, क्लियर है। और जो नेक्स्ट व्यक्ति है वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। ये दोनों व्यक्ति विराम की अवस्था में हैं, एक दूसरे के सापेक्ष और ट्रेन के सापेक्ष। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, यह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है और इसके सापेक्ष ये दोनों व्यक्ति कौन सी अवस्था में है? गति की अवस्था में हो जाते हैं। तो ये गति और विराम एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या थोड़ा और इसमें डीप ले जाएं इसको, कोई ऑब्जर्वर या प्रेक्षक। आप जानते हैं कि ऑब्जर्वर या प्रेक्षक क्या होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज़ का निरीक्षण करता है, उसको देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसे हम ऑब्जर्वर या प्रेक्षक बोलते हैं। तो इस ऑब्जर्वर की स्थिति के आधार पर भी वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। यदि ऑब्जर्वर अपनी स्थिति बदल लेता है तब सामने वाली वस्तु की स्थिति भी बदल जाती है। जैसा बोला जाता है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जो देखते हैं आपको संसार में वही दिखाई देता है। तो ये ऑब्जर्वर की दृष्टि होती है। अब इसके आधार पर हम गति और विराम को देखते हैं, ये एक दूसरे के सापेक्ष कैसे होती है। तो इसको अब रफ करते हैं। ये पहली कंडीशन थी कि गति व विराम की अवस्था एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं। इसके बाद ऑब्जर्वर के आधार पर या प्रेक्षक के आधार पर, ये आपको आपकी बुक में मिल जाएगा।
पहला है ऑब्जर्वर या प्रेक्षक की स्थिति के आधार पर किसी वस्तु का गति की अवस्था में होना या विराम की अवस्था में होना। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई ऑब्जर्वर है, ये बस में है या ट्रक में है, ट्रक में भी हो सकता है ड्राइवर की केबिन में, ट्रेन में भी हो सकता है, ये ऑब्जर्वर है जो देख रहा है बस में, तब यह बस के सापेक्ष किस अवस्था में है? ऑब्जर्वर। आपका आंसर होगा विराम की अवस्था में। ऑब्जर्वर बस के सापेक्ष विरामावस्था में है। ये चीज क्लियर हो जाती है। और जब ऑब्जर्वर अब इससे बाहर की ओर देखता है, तब ऑब्जर्वर को, वो लिखा है ऑब्जर्वर या प्रेक्षक को, बस के बाहर लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गति करते दिखाई देते हैं। क्लियर है? उसको जो पीछे दिखाई दे रहे हैं वो कौन दिखाई दे रहा है? गति की अवस्था में पेड़ पौधे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑब्जर्वर की पहली स्थिति किसमें थी? बस में ऑब्जर्वर की। अब दूसरी स्थिति में, अब ये बस के बाहर आ गया, यहां पर आ जाए और इसको बस जाती हुई दिखाई देगी अब, और बस इसको छोड़ के चली जाती है। तब ऑब्जर्वर के लिए बस गति की अवस्था में दिखाई देगी। तो क्लियर है, यही बस है। और इस ऑब्जर्वर की स्थिति के आधार पर भी वस्तु की जो अवस्था होती है वह अलग अलग प्रकार से हो सकती है। जब ये बस में था तो इसको पेड़ पौधे पीछे की ओर गति करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वास्तव में पेड़ पौधे स्थिर होते हैं। जब ये बस के बाहर आ जाता है या ट्रेन में प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, तब इसको जो सामने वाली ट्रेन होती है वह गति की अवस्था में दिखाई देती है। तो इससे भी क्लियर होता है कि वस्तु की जो अवस्थाएं होती हैं, गति की अवस्था और विराम की अवस्था, ये अवस्थाएं एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं, रिलेटिव होती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी वस्तु की अवस्था, चाहे विराम की अवस्था हो या गति की अवस्था हो, उसका निर्धारण किसके आधार पर करते हैं? यहाँ पे वही बस था, वही व्यक्ति था, लेकिन क्वेश्चन यही है कि हम वस्तु की गति की अवस्था या विराम की अवस्था का निर्धारण किसके द्वारा करते हैं? तो इसका आंसर होता है निर्देश फ्रेम के द्वारा। तो अब हम निर्देश फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्टडी करेंगे। निर्देश फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी स्टडी हम करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक निश्चित बिंदु होता है, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक निश्चित बिंदु समझ लें आप, मूल बिंदु, या कोई भी सिस्टम जिसके आधार पर हम वस्तुओं की गति की अवस्था और विराम की अवस्था को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, निर्देश फ्रेम कहलाता है। ग्राफ में जब हम वस्तु की गति की अवस्था को ग्राफ के द्वारा व्यक्त करते हैं तो क्लियर है, ग्राफ में या तो दो एक्सिस होंगी, एक्स और वाई, तब इसका जो मूल बिंदु रहेगा वह इसका निर्देश बिंदु कहलाएगा, ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा, जो कि वास्तव में निर्देश फ्रेम होगा। और यदि इसमें तीन एक्सिस हो जाती हैं, एक्स वाई जेड 3D स्पेस में,
तो क्लियर है, इसका जो मूल बिंदु होता है ओरिजिन वाला वह इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश फ्रेम होता है। तो क्लियर है, वह तंत्र या सिस्टम जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या गति जब गति होगी तभी उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। किसी वस्तु की स्थिति या गति का निर्धारण किया जाता है या गति का निर्धारण निर्देश फ्रेम कहलाता है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि यदि आप बोलते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये चौराहा है और यदि आप बोलते हैं कि इस चौराहे से हमारा स्कूल 2 किलोमीटर है, तब कोई भी व्यक्ति आपके विद्यालय तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन यदि आप उससे बोलते हैं कि इस विद्यालय से हमारा स्कूल 2 किलोमीटर पूर्व की ओर है, तब वह व्यक्ति आपके विद्यालय तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये बताया था कि ये दूरी है, इस दूरी को आपने कहाँ से व्यक्त किया है? चौराहे से। और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर ये विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, और इसको भी आपने किस पॉइंट से बताया है, किस आधार पर आपने इसको परिभाषित किया है, बताया है सामने वाले को? तो इसका भी आंसर होता है चौराहे से, क्रॉसिंग से। तो जो चौराहा है, यहाँ पर जो क्रॉसिंग है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या निर्देश तंत्र है। यह दूरी में भी रहेगा और विस्थापन में भी होता है। क्लियर हो जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्केलर में भी आएगा और स्केलर में भी आएगा और वेक्टर में भी आ जाता है। तो क्लियर है कि ग्राफ की स्थिति में जब हम किसी गति को व्यक्त करते हैं, ग्राफ में जो मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, जिसके निर्देशांक कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा होगा 0 0 होते हैं। ग्राफ में मूल बिंदु, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहलाता है। या मूल बिंदु कहलाता है। तो क्लियर हो जाता है, यहाँ पे आपने 4 पॉइंट्स की स्टडी कर ली है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अभी मैंने जो गति की अवस्था पढ़ी है, वस्तुओं में जो गतियाँ होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि वस्तुओं में पाई जाने वाली गति कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ मोशन। इसके लिए इसको रफ करते हैं। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट सिंपल है और आपके लिए जो हायर क्लासेस में जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तब वहाँ पर आपको इनकी आवश्यकता होती है।
तो आप एक कॉन्सेप्ट यहीं से अपने क्लियर करके चलें 9th से ही। इसके बाद गति के प्रकार या टाइप्स ऑफ मोशन। या टाइप्स ऑफ मोशन, वस्तुओं में पाई जाने वाली गतियां निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं सरल आवर्त गति। ये सरल रेखीय गति नहीं है, सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन आपकी बुक में दी गई हैं। इसे हम शॉर्ट में SHM कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरी गति होती है घूर्णन गति या रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति। तीसरी गति होती है वृत्तीय गति। या सर्कुलेटरी मोशन, मोशन इन सर्किल। सर्किल माने वृत्त, क्लियर है। सर्कुलेटरी मोशन। और चौथी होती है सरल रेखीय गति। स्ट्रेट लाइन मोशन। इसकी हमें डिटेल स्टडी करना है, इसलिए इस गति को हमने सबसे लास्ट में लिया है। और इसका जो बाद वाला वीडियो आएगा उसमें हम सरल रेखीय गति की डिटेल स्टडी करेंगे, उसमें जो ग्राफ वगैरह बनते हैं उसकी भी स्टडी करेंगे। सरल रेखीय गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहला जो इसका टाइप है एग्जाम्पल, उसको भी लेंगे हम। सबसे पहला टाइप सरल आवर्त गति। अब क्वेश्चन आता है कि ये सरल आवर्त गति क्या होती है। आप लोग बोलते हैं सिलेबस में नहीं है, बुक में नहीं है। आपकी बुक में सब कुछ है, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सरल आवर्त गति या SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने देखा होगा कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसके फलस्वरूप वर्ष होता है एक पूरा आवर्तकाल, इसका एक वर्ष होता है। और जो चंद्रमा होता है यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्लियर है। तो ऐसी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है इससे हम क्या समझ सकते हैं। तो जो पृथ्वी का जो पथ होता है वह निश्चित होता है। पृथ्वी प्रत्येक वर्ष उसी पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और जो चंद्रमा होता है वह निश्चित पथ पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। निश्चित पथ पर चक्कर लगाएगा और निश्चित समय के पश्चात चक्कर लगाता है। तो ऐसी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। अर्थात सरल आवर्त गति वह गति जिसमें कोई पिंड या जब कोई पिंड किसी निश्चित पथ पर
जब कोई पिंड किसी निश्चित पथ पर निश्चित समयानंतराल के पश्चात निश्चित पथ पर निश्चित समयानंतराल के पश्चात बार बार अपनी गति को दोहराता है। पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों ओर घूमने से भी कुछ होता है, अभी उसको भी स्टडी करेंगे। निश्चित पथ पर निश्चित समयानंतराल के पश्चात बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल, सबसे पहला मैंने बताया था आपको, नंबर 1, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति SHM है। एक वर्ष में एक चक्कर लगाती है। नंबर 2, चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति। तीसरा होता है सरल लोलक की गति, सिंपल पेंडुलम की गति, जो आप एक सरल लोलक आपने इसको देखा होगा, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। तो बाकी इसके जो जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है उसको हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे उतना टाइम नहीं रहता है। सेकंड होता है इसके बाद घूर्णन गति। घूर्णन गति किसे कहेंगे? प्रत्येक पिंड की एक घूर्णन अक्ष होती है जिसके चारों ओर वह चक्कर लगाता है, तो ऐसी गति घूर्णन गति कहलाती है। सेकंड, घूर्णन गति या रोटेटरी मोशन, जब कोई पिंड अपनी घूर्णन अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। एग्जाम्पल, पंखे की गति। जो बिजली का पंखा होता है, जब ये चलता है तो चारों ओर एक ही स्थान पर खड़े रहकर घूमता रहता है, इसकी गति घूर्णन गति है। पृथ्वी की अपने अक्ष के चारों ओर जो गति है ये भी घूर्णन गति है। ये पृथ्वी है और पृथ्वी की जो अपने अक्ष के चारों ओर गति होती है, इस तरह से जो पृथ्वी घूमती है, ये इसकी घूर्णन गति है। और इस अक्ष के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, ये कहलाती है घूर्णन अक्ष या एक्सिस ऑफ रोटेशन। पंखा जो इस तरह से रहता है, ये इसकी घूर्णन अक्ष है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाता है। घूर्णन गति, जब कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के चारों ओर गति करता है तब इसकी गति, जब कोई पिंड किसी, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, घूर्णन अक्ष के चारों ओर गति करता है तब इसकी गति घूर्णन गति कहलाती है, रोटेटरी मोशन कहलाती है। क्लियर हो जाती है? पृथ्वी की अपने अक्ष के चारों ओर गति और पंखे की गति। अब क्वेश्चन आता है, पृथ्वी में कौन कौन सी गतियां हैं?
पृथ्वी में सरलावर्त गति भी होती है, पृथ्वी में घूर्णन गति भी होती है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जब हम मोड़ पर चलते हैं, सड़कें होती हैं जो इस तरह से चलती हैं, तो ये गति भी इसमें भी जो गति होती है उसमें भी वृत्तीय गति के कुछ प्रिंसिपल और सिद्धांत कार्य करते हैं, जैसे अभी केंद्र बल, अपकेंद्र बल। इनकी स्टडी हम हायर क्लासेस में करेंगे। क्लियर है? वृत्तीय गति, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तब इसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर भी है, वृत्ताकार मार्ग या दीर्घ वृत्ताकार मार्ग भी इसको हम बोल सकते हैं। तो जो वृत्ताकार मार्ग पर एक गति कर रहा है, यह गति अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रभाव में होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें वह आता है सरल रेखीय गति या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो क्लियर है, जब कोई पिंड किसी सरल रेखा में गति करता है तो इसकी गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद वाले वीडियो में हम सरल रेखीय गति को डिटेल या विस्तृत रूप से स्टडी करेंगे कि सरल रेखीय गति क्या होती है, इसमें दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, एक समान गति क्या है, असमान गति क्या है। इसमें कई कॉन्सेप्ट आते हैं, चाल क्या है और वेग क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी जो सिंपल डेफिनेशन थी वह मैं बता चुका हूँ। जब कोई पिंड किसी सरल रेखा में गति करता है, इसे हम कहते हैं सरल रेखीय गति। यह गति त्वरण के प्रभाव से होती है। यदि वेग होता है तब तो क्लियर हो जाता है सरल रेखीय गति। इसकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट थे वो आपके लिए क्लियर कर दिए गए हैं। आप लगातार मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए लाइक कर दें, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो, आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। थैंक यू।